म्यूचुअल डिवोर्स यानी कि रजामंदी से तलाक कैसे होगा, किस कोर्ट में फाइल किया जाएगा, क्या इसकी टर्म एंड कंडीशन रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या इसमें कोई रिटर्न एग्रीमेंट की ज़रूरत है, सेटलमेंट की ज़रूरत है, अगर वाइफ की कोई परमानेंट एलिमनी की बात है तो क्या वो डिसाइड हो सकती है या जीरो अमाउंट पे भी म्यूचुअल डिवोर्स होता है, बच्चा अगर इन्वॉल्व है तो बच्चे के क्या कस्टडी के राइट रहेंगे, गार्जियनशिप के क्या राइट रहेंगे, अगर कोई पर्सन कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहा तो क्या किसी ऑथराइज पर्सन के थ्रू भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है, कितने दिन के बाद म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड क्या रहेगा जो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए ग्रांट करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मिनिमम टाइम लगता है। और एनआरआई लोग जो फॉरेन में रहते हैं क्या कैसे वो लोग म्यूचुअल डिवोर्स वहाँ पे रहते हुए भी ग्रांट करवा सकते हैं अपने फेवर में। आज की वीडियो में वन बाय वन मैं इन्हीं सभी बातों पे डिस्कस करूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहे। मेरे वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। नमस्कार जी, मेरा नाम है एडवोकेट राहुल सिंह। आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल डिवोर्स यानी कि रजामंदी से तलाक की। देखिए, जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों म्यूचुअली किसी डिफरेंसेस या किसी मनमुटाव के चलते म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं, वो दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि उनका शादी का 1 साल कंप्लीट होना चाहिए। उनका शादी का 1 साल कंप्लीट होगा तभी वो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि भाई कोई भी डिवोर्स आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज के बाद ही अलाउ होगा, उसमें अप्लाई होगा। तो ये हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें ये है म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कि उनके बीच में कोई भी हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में 1 ईयर का सेपरेशन जरूरी है। अब देखिए, जैसे हस्बैंड और वाइफ शादी होती है उनकी जनवरी 2023 में और वो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो कब जा सकते हैं, वो अगले साल यानी कि 1 साल कंप्लीट होने के बाद फरवरी को वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वो कि 1 ईयर कंप्लीट। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन भी ये है, कंफ्यूज ना हो, दूसरी कंडीशन ये है कि उनका 1 ईयर का सेपरेशन भी होना चाहिए। अगर वो जनवरी में ही सेपरेट हुए हैं तब जाके उनका होगा, अदरवाइज वो अगर अगले साल फरवरी में सेपरेट हो रहे हैं तो फिर उसके बाद उनको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, कोर्ट उनका ग्रांट नहीं करेगी। तो दोनों चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, शादी भी 1 साल चाहिए इसमें और सेपरेशन भी 1 साल चाहिए, दोनों मैंडेटरी है। इसके अलावा बिना आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए नहीं जा सकते, कोई भी कोर्ट, फैमिली कोर्ट कोई भी इसमें ग्रांट नहीं करेगी। और ये फाइल कहाँ होता है, ये फैमिली कोर्ट में होता है। इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, इसमें सबसे पहले लगेगा मैरिज प्रूफ, मैरिज कार्ड, मैरिज फोटोग्राफ, दोनों के आधार कार्ड। अगर कोई सेटलमेंट है तो सेटलमेंट लगेगी रिटर्न में, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। कई कोर्ट में मांग लेते हैं कि भाई कोई रिटर्न में कोई आपकी सेटलमेंट है तो वो लगा दो। हाँ जी, अब बात करते हैं इसमें परमानेंट एलिमनी कैसे डिसाइड होती है। देखिए, ये भी रजामंदी से एक दूसरे की सहमति से डिसाइड होती है। अगर कहीं पे वाइफ चाहती है कि भी उसको कोई जो भी कोई एक लमसम अमाउंट मिल जाए, फुल एंड फाइनल अमाउंट मिल जाए और हस्बैंड को भी कोई आपत्ति नहीं है तो वहाँ पे वो डिसाइड हो जाता है। कई जगह ये बिना किसी पैसे के लेन देन के भी होता है, विदाउट एनी एलिमनी। ठीक है, तो म्यूचुअल डिवोर्स एक ये भी होता है। तीसरा, जब कोई बच्चा इन्वॉल्व हो गया मान लो, तो बच्चे का क्या राइट रहेगा इसमें। देखो, बच्चे का वेरी क्लियर कर देता हूँ, इसमें बच्चे के किसी भी राइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, आप इसमें लिखवा सकते हो कि बच्चे का परमानेंट कस्टडी उनके पास रहेगी, विजिटेशन राइट उनके पास रहेंगे। लेकिन अभी मैं रिसेंटली कई जजमेंट आए, जैसे पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें म्यूचुअल डिवोर्स होने के बाद भी जहाँ पे बच्चे का कस्टडी के राइट वाइफ के पास चले गए थे तो फादर ने उसमें म्यूचुअल डिवोर्स में वो फाइल कर दी पिटीशन कि भाई मुझे कस्टडी दी जाए बच्चे की, क्योंकि मदर विजिटेशन राइट में मुझे बच्चे से नहीं मिलवा रही। तो ऐसी सिचुएशन में पटना हाई कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में ग्रांट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा एक क्लियर सा एक फंडा है, वो मैं समझा देता हूँ। जब भी कोई मैरिज डिजोल्व होती है, डिवोर्स होता है, तो वहाँ पे आपको डिक्री मिलेगी। डिक्री में सिर्फ ये लिखा होगा ये मैरिज जो सो एंड सो डेट को सोलमनाइज हुई थी, उस मैरिज को हम इस डिक्री के थ्रू आज डिजोल्व कर रहे हैं, ये होगा। तो ये होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है उसमें, और कोई कंडीशन वगैरह कुछ नहीं लिखी जाएंगी। हाँ, रहे बच्चे के कस्टडी के, और उसके बाद ये म्यूचुअली डिसाइड हो गया रजामंदी से उनके बीच में कि भाई उनके बीच में जो भी कुछ डिसाइड हुआ है बच्चे के कस्टडी के और विजिटेशन के राइट उन्हीं के पास रहेंगे। अगर मान लो कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चे के राइट को दोबारा से उनको वो करना पड़ता है, तो उसके लिए उनको गार्जियनशिप की पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, अपने फेवर में लेके आना पड़ेगा, और कस्टडी की भी पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। और अगर मान लो कोई
मेंटेनेंस, परमानेंट मेंटेनेंस कह देता है कि भाई मुझे वाइफ के लिए कोई मंथ टू मंथ मेंटेनेंस ग्रांट करनी है, तो मेंटेनेंस का उसका भी प्रोविजन आप उसमें लिखवा सकते हो। कोई प्रॉपर्टी नाम करनी है वो भी, इन फ्यूचर में कुछ भी करना वो कुछ भी लिखवा सकते हो आप। टर्म कंडीशन कोई भी लिखवा के म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हो, इसमें कोई भी कहीं भी कोई पाबंदी नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो होगी बात उसकी म्यूचुअल डाइवोर्स की। अब करते हैं इसमें कितने मोशन होते हैं। इसमें देखिए 2 मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन। और इसके बीच में जो पीरियड होता है वो 6 मंथ का होता है, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में। जैसे ही आप फर्स्ट मोशन फाइल करोगे उसके साथ में एक पिटीशन फाइल करोगे, टर्म एंड कंडीशन आपकी वही रहेंगे जो मैंने अभी बताई है। जो भी एलिमनी आपकी डिसाइड हो रही है, जो भी कुछ आपका अमाउंट डिसाइड हो रहा है, विदाउट अमाउंट हो रही है, बच्चे की कस्टडी है, इन फ्यूचर में आप एक दूसरे के सेंटीमेंट या अपनी एक दूसरे कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, वो सारी चीज़ें आप उसमें अपनी पिटीशन में डालोगे और उसको फाइल करोगे। विद सेटलमेंट या विदाउट सेटलमेंट कोई भी फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद वो जज आपकी स्टेटमेंट लेंगे, वहाँ पे आपसे पूछेंगे भाई शादी कब हुई थी, सेपरेशन कब हुआ था, जनरल से क्वेश्चन करेंगे। ये इन क्वेश्चन का आपने जवाब दे दिया, आपको फर्स्ट मोशन अलाउ हो गया। उसके बाद सेकंड मोशन के लिए आपको 6 मंथ का पीरियड के लिए वेट करना पड़ेगा। 6 मंथ का पीरियड जैसे ही आपका होगा फिर सेकंड मोशन के लिए जाओगे। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई सारी जजमेंट आई है, जिसमें एक तो अवनीत की आई थी और भी कई जजमेंट आई, इंद्रमीत की आई थी, कई जजमेंट आई हुई सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें 6 मंथ के पीरियड को वेव ऑफ करने की कंडीशन लगा दी है। उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ पे फैमिली काउंसलिंग हो चुकी है और पार्टी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है और वो नहीं चाहती कि किसी लिटिगेशन में वो फंसे रहें, तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये सारी चीज़ें होगी, उनकी परमानेंट एलिमनी भी डिसाइड होगी और उनका फुल एंड फाइनल जो भी कुछ था सेटलमेंट वो भी हो चुका है, एक्सचेंज भी हो चुका है, फैमिली काउंसलिंग भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी उनके बीच में कोई भी रहने की गुंजाइश नहीं बची है, तो उन्हें 6 मंथ के पीरियड की वेट करने की जरूरत नहीं है। उसमें एक सिंपल सी कंडीशन ये लगाई है कि अगर वो 18 महीने से अलग रह रहे हैं एक दूसरे से तो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, सेकंड मोशन फाइल कर सकते हैं, तो कोर्ट के पास पावर है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सी एक 151 CPC की एक एप्लीकेशन लगानी है आपको कोर्ट में और 6 मंथ के पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए रिक्वेस्ट करनी है। उसमें यही लिखा जाएगा जो मैंने अभी बताया, फैमिली काउंसलिंग हो चुकी है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो चुकी है, इतने साल का सेपरेशन है, पार्टी एक दूसरे से मूव ऑन करना चाहती है लाइफ से और कोई लिटिगेशन में नहीं जाना चाहती, तो अगर लिटिगेशन है तो उनको एंड अप करना चाहती है, तो ये कंडीशंस लगा के आप जाओगे। कई कोर्टों में देखिए दिल्ली जैसे जो सिटीज़ है उनमें तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह में तो ये अलाउ हो जाती है आराम से, लेकिन स्टेट में कई जजेज करते हैं, जैसे मैं गुड़गांव में या फरीदाबाद में या अम्बाला में कई बार करता हूँ, तो वहाँ पे जजेज इनको अलाउ करने में बड़ा वो करते हैं, 6 मंथ तक वेट करने के लिए बोलते पार्टीज को। तो मैं यहाँ पे वेरी क्लियर कर देता हूँ, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो आप उस एप्लीकेशन को लगाओ जज के सामने और उनको इंसिस्ट करो, जज को रिक्वेस्ट करो कि सर मेरी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कीजिए, और उनमें ये वैलिड ग्राउंड रख के आप अपनी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कराइए। तो उसमें जज को वो आपकी एप्लीकेशन अलाउ ही करनी पड़ेगी, वो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप उनके से रिक्वेस्ट करोगे तहजीब से तो उसको आप अगर प्रेस करोगे ढंग से तो वो जज उसको अलाउ ही करेंगे। अगर डिसअलाउ करते हैं तो आपको अपर कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे आपका आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पे अगर पार्टी ने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी है तो कोई भी फैमिली कोर्ट आपको रोक नहीं सकती है। तो आप 6 मंथ के पीरियड की वेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप 1 मंथ के अंदर भी हो जाएगा। दिल्ली जैसे शहर में तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर पार्टी भी प्रेजेंट भी नहीं हो रही है तो ऑनलाइन भी प्रेजेंट होकर उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है और ऑनलाइन उनको मेल पे भेज दी जाती है, मेल से वो साइन करके भेज देते हैं, फिर उनका म्यूचुअल डिवोर्स हो जाता है। अब बात करते हैं ऐसी पार्टीज के बारे में, ऐसे पर्सन पार्टीज के बारे में जो कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप ऑथराइज करोगे किसी भी पर्सन को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, जैसे मदर फादर या किसी सिस्टर रियल में ले ले तो बेटर रहेगा, हस्बैंड या वाइफ कोई भी उनको ऑथराइज कर दे और कोर्ट में अपनी SPA वगैरह सबमिट करा दे कि भाई हम इनको ऑथराइज कर रही है, हमारे बिहाफ पे साइन वगैरह करेंगे, पेश होंगे कोर्ट में, सारे काम करेंगे, हम कोर्ट को बाहर से ही अपनी पिटीशन को साइन करके हम भेज रहे हैं, ठीक है। वो उस सिचुएशन में उनको साइन करके कहीं से भी वो पार्सल करके भेज दे, वो अपनी हो जाएगा काम। तो ये होगा। अब दूसरी बात होती है कि भाई NRI के लिए क्या कैसे एप्लीकेबल है, NRI फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए कैसे ले सकते हैं डिवोर्स। तो उसके लिए सिंपल सा ये है, वो वहाँ पे अपने किसी भी लोकल नोटरी से या एम्बेसी से उसको जो पिटीशन तैयार की जाएगी फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन उनको अटैच कराएंगे और SPA के थ्रू वहाँ पे भेजेंगे
एसपी और अटेस्ट करा के उसके थ्रू वो भेज देंगे एप्लीकेशन को कि भाई हम अपनी इंटेंशन जाहिर करते हैं कि हमारी फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन हमारे एसपी यानी कि हमारे मदर फादर या जो भी कोई आपने एसपी में बनाया उसके थ्रू आप कराना चाहते हो। और दिल्ली जैसे शहर में तो ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे वर्चुअली भी आप पेश हो सकते हो। एसपी कोर्ट में रहेगा, वही स्टेटमेंट आपकी रिकॉर्ड हो जाएंगी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद में आपके फेवर में फर्स्ट मोशन या सेकंड मोशन ग्रांट होने के बाद डिक्री हो जाएगी। और जब ऐसी सिचुएशन आती है और बच्चे के राइट आते हैं, तो मैंने अभी बताया पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था पटना हाई कोर्ट के जजमेंट में साफ क्लियर कर दिया था कि बच्चे के राइट पे कोई भी डिसाइड नहीं होता। तो ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो कस्टडी और गार्जियनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें वो आप उनके लिए बच्चे के राइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको इसी तरह की कोई वीडियो बनानी है तो कमेंट में मेरे को लिख के भेजें, ताकि मैं और भी इसी तरह की कोई वीडियो बनाऊं। और मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।